Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is molar variation in the molar conductivity of strong electrolyte and weak electrolyte solution on dilution. मीनिंग देखो मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देता हूँ. हमारे पास बेटा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जैसे फॉर एग्जांपल KCl, और एक हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड. दोनों सॉल्यूशंस हैं, सिमिलर है. 1 मोलर का हमारे पास KCl का सोल्यूशन है और 1 मोलर का हमारे पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है. हम इसको अगेन डाइल्यूट करते हैं, ठीक है नहीं. हमने मान लीजिए सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर दिया दोनों में. सेम, एक तो क्वालिटी मतलब मटेरियल सेम सॉल्वेंट मतलब वाटर एज ए सॉल्वेंट है, दोनों में वाटर ऐड किया और क्वांटिटी भी बराबर ऐड करी. तो आपने दोनों को डाइल्यूट किया, तो उसकी जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आ रहा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आ रहा है, बेटा हम ये पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. तो इस पे ये होकल्ट-वाई इक्वेशन भी इस चीज को डिफाइन करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को, जब हम उसको उसमें डाइल्यूशन चेंज करते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट करते जाते हैं ऑन डाइल्यूशन. इज दैट क्लियर? चलो, तो ये तो हमारा आज का हुआ बेटा, आज का लेंगे. बट इससे पहले मैं थोड़ी सी कल की जो टॉपिक्स थे उनको एक बार और कॉन्सेप्ट जो है उनको रिवाइज करता हूँ, क्योंकि उसी को ही आगे बढ़ाना है. याद करिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा भी था कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन का ऑन डाइल्यूशन पे. तो याद करिए कल हमने क्या पढ़ाया था आपको कि वेरिएशन इन द कंडक्टिविटी, आज भी वेरिएशन है, कल भी वेरिएशन पढ़ाया था, ठीक है. लेकिन कल वेरिएशन किसका पढ़ाया था, एक तो कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. हमने कॉमनली लिया था, हमने कोई स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंस नहीं देख रहे थे. हमारा कल एक चीज था कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर पॉइंट. तो उसकी कंडक्टिविटी और उसकी मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आएगा ऑन डाइल्यूशन. आया समझ में कि जैसे मान आपके पास हमने कल एक कॉमन जनरल भी बताया था, और आपको याद करो कंडक्टिविटी का वेरिएशन हमने किस पॉइंट पे बताया था कि जो कंडक्टिविटी का वेरिएशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, वो किस बात पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम में आपके बेटा कितने नंबर ऑफ आयंस आते हैं. इज दैट क्लियर? जैसे हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या निकला कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, उसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जो आयंस में डिसोसिएट होंगे, और कितने में, इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? अब आपने उसमें डाइल्यूशन किया, आपने उसमें वाटर ऐड कर दिया, है ना. मान लीजिए तो आपने उसमें 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 1 तो पहले ही था, 1 और ऐड कर दिया, टोटल 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन हो गया. तो आपके नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं, वो तो नहीं बढ़े. तो पर यूनिट वॉल्यूम आयंस हमारे क्या हो गए, कम हो गए. तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. तो कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा पर यूनिट वॉल्यूम. अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और पर यूनिट वॉल्यूम आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज करेंगे तो बेटा कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी. इज इट क्लियर? कल हमने ये कॉमनली बताया था इलेक्ट्रोलाइट पे. तो कंसेंट्रेशन के चेंज होने पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस में बदलाव आएगा, तो कंडक्टिविटी में भी बदलाव आएगा. इज इट क्लियर? ये मैं कल का रिवीजन है. अब और देखिए कल का एक पॉइंट और क्या था, मोलर वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन. तो बेटा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो वॉल्यूम के क्या थी, याद करिए हमने एक फॉर्मूला क्या था, वही कप्पा इक्वल टू, याद आया, लैम्डा है मतलब मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, है ना, के इंटू क्या करना था, वी. तो वॉल्यूम के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, मोलर कंडक्टिविटी. तो हमने कल तो बस इतना बता दिया था कि मोलर मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज करेगी. तो डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी भी, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है. ठीक है. तो देखो इसका रीजन भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं. जो फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है, स्टार्टिंग में याद करो जब हमने आयनिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर पढ़ाया था, तो आयनिक कंडक्टर के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाए थे. तो इसका रीजन तो हमने वहीं पढ़ा दिया था आपको, कि शायद कल कुछ बच्चे समझ नहीं पाए हो कि वॉल्यूम के बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है. तो याद करो, मैं अब दोबारा उसका रीजन बता देता हूं कि जब हम बेटा डाइल्यूशन करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते जाते हैं, है ना, ऑन एडिंग द सॉल्वेंट क्या होता है, जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अब इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच ही तो होगा. वो धीरे धीरे क्या है, लूज पड़ने लगता है, डिक्रीज होने लगता है. मतलब जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे
समझ में? मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है बेटा वो डिक्रीज होता जाएगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो आयन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयन को बांध के रख रहा है वो वीक पड़ता जा रहा है, तो आयंस फ्री होते जाएंगे, तो मोबिलिटी ऑफ द आयन या मूवमेंट ऑफ द आयन जो है बेटा वो बढ़ जाएगा। तो पॉइंट समझे? तो वॉल्यूम कैसे बढ़ा? ठीक है, वॉल्यूम के बढ़ने पे मोलर मतलब कंडक्टिविटी कैसे बढ़ी कि वॉल्यूम के बढ़ना बढ़ाया कैसे? ऑन डाइल्यूशन, मतलब आपने सॉल्वेंट को इंक्रीज करा तो वॉल्यूम बढ़ा। सॉल्वेंट के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है बेटा वो डिक्रीज करा, और वो डिक्रीज करा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ी, और मोबिलिटी बढ़ी मतलब वो जल्दी जल्दी मूव करेंगे, मतलब क्या हो गया? कंडक्टेंस बढ़ गया, आ गया। और हमने लिया क्या है? कितने मोल है? 1 मोल आयंस लिए हैं बेटा, 1 सब्सटेंस। तो जो आयंस है वो मोल पे डिपेंड कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस क्या हो गया? मोलर का मोल्स पे डिपेंड हो गए। तो इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से बेटा ये हमारा था। मुझे लगा शायद कल वीडियो में ये रीजन कल ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, मुझे लगा आप लोग रिलेट कर जाओगे, बट कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आई, क्वेरी आई, तो मैंने सोचा आज सारे बच्चों को ये चीज बता दूं। इज इट क्लियर? चलो, तो अब आपको क्लियर हो गया कि कंडक्टिविटी तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस पे डिपेंड करता है। पर यूनिट वॉल्यूम आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर यूनिट वॉल्यूम आयन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम बढ़ने पर क्या होता है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल बढ़ने पर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच का इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, आपका तो चाहे इलेक्ट्रोलाइट बेटा वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर आप उसमें डाइल्यूशन करोगे तो आयंस के बीच का इंटर, चाहे वो वीक आयंस के बीच का हो चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के बीच का हो, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो तो डिक्रीज ही करेगा, और डिक्रीज करेगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस इसकी भी बढ़ेगी, मोबिलिटी ऑफ आयंस इसकी भी बढ़ेगी, और जब मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी तो दोनों की ही बढ़ेगी। अब बात आती है किसकी ज्यादा बढ़ी और किसकी कम बढ़ी, समझ में आया नहीं? तो आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा वो इसी बात से रिलेटेड है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है डाइल्यूशन करने पर, और कॉमनली तो दोनों की बढ़ेगी, समझ में आया? वो तो जनरल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगी, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रांग हो, समझ में आ गया? और अब स्ट्रांग में किस हिसाब से बढ़ेगी और वीक में किस हिसाब से बढ़ेगी, आज हमें स्टडी करनी है उस चीज की। ठीक है बेटा, तो देखो ये एक प्रैक्टिकली चीजें थी, तो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, क्योंकि देखो आप क्या करते हो, आपने एक बीकर लिया है ना, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, उसके बीच में 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट भरा, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मुझे इसका करना है ना, मैं दोनों का बता देता हूँ, ठीक है? तो मैं स्ट्रॉन्ग और वीक का दोनों का लेके चलता हूँ, ठीक है? मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिया, कैसे लिया आपने जी? पहले आपने एक बीकर बनाया है ना, आपने उसमें क्या करा, ये 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, मान लीजिए क्या है आपके पास, 1 मोलर सॉल्यूशन है इसका KCl का, समझना है? एक्वा सॉल्यूशन है आपका KCl का, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है? ये मीडियम है। तो आपने जब 1 मोलर सॉल्यूशन लिया और ये बीच में 2 इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, चार्ज किस हिसाब से फ्लो कर रहा है भाई, पर यूनिट चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो आप निकाल सकते हो, करंट एम्पियर वोल्टेज वाला जो मेथड होता है, तो जो वोल्टामीटर होते हैं आप उससे ही पता कर लेते हो कितनी वोल्टेज है ना, मतलब प्रोड्यूस, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, V बराबर IR। भाई इन वायर्स का क्या रेजिस्टेंस फिक्स है, करंट आपने फ्लो कराई है इतने एम्पियर की करंट इतने टाइम तक, चार्ज आपने फ्लो कराया है, तो इस तरीके से आप पे वोल्टेज आएगा, पॉइंट है समझ? ऐसे करके मतलब प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों के पास वे थे, उस वे से उन्होंने क्या करा, डिफरेंट कंसेंट्रेशन के सॉल्यूशन लिए KCl के, समझ में आया नहीं? जैसे मान लो एक 3 मोलर कंसेंट्रेशन का लिया, एक 2 मोलर कंसेंट्रेशन, एक 1 मोलर। अच्छा, एक में एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, जैसे 3 मोलर का मीनिंग क्या है वैसे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन तो मीनिंग ये है कि 3 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 मोलर का क्या मीनिंग निकलेगा, ठीक है? 2 मोल ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, मोल्स बदल रहे हैं सॉल्यूट के, है ना? लेकिन अगर हम इसमें ऐसे भी तो कह सकते हैं, मोल मान लो फिक्स है, लेकिन अगर सॉल्वेंट का अमाउंट बदल रहा है, हम बढ़ाते जा रहे हैं तो भी तो सॉल्यूशन का अमाउंट बदलेगा, और सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा और मोल्स उतने ही है तो भी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। आगे समझिए बेटा, तो 2 तरीके से कंसंट्रेशन बदलती है, या तो आप सॉल्यूट फिक्स रखो, है ना, तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट बदल के सॉल्यूशन का अमाउंट बदलते रहो, क्लियर? या सॉल्वेंट फिक्स रखो, सॉल्यूट बदलते रहो, समझ में है नहीं, सॉल्यूट का अमाउंट, तो दोनों तरीके से कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगा। यहाँ हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे करना है डाइल्यूट, मतलब हम सॉल्वेंट को चेंज करके सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, ठीक है बेटा? तो एक बार हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है KCl का जिसकी 3 मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी 2, इसकी 1, 0.01, 0.01 मतलब 0.1, 0.01, 0.001।
इन सारी कंसेंट्रेशन का 1 by 1 चेंज करते गए, समझ, एक बार 3 मोलर लिया, फिर एक बार 2 मोलर, एक बार 1 मोलर, इन डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन का केसीएल सॉल्यूशन लिया, चार्ज को पास कराया, तब उन्होंने देखा इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ रही है। पॉइंट आ गया समझ में। तो मोलर कंडक्टिविटी उन्होंने जब वे करी बेटा, तो ये निकल के आई, इससे उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया 1 by 1 जैसे 3 मोलर कंसेंट्रेशन है, देखो इधर की तरफ 0 होता है, कंसेंट्रेशन इधर ज्यादा होगी। आगे पॉइंट समझ में क्लियर है। और इधर हमारी मोलर कंडक्टिविटी, तो ये तो 0 से ऊपर बढ़ती हुई जाएगी, तो इधर की तरफ मोलर कंडक्टिविटी है ये बढ़ रही है बेटा। और सी का मतलब क्या होता है, देखो लैम्डा एम सी, इस लैम्डा एम सी का मतलब होता है कि सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसेंट्रेशन पर, ये ऊपर जो पावर में आपको सी दिख रहा है दैट रिप्रेजेंट द गिवन कंसेंट्रेशन, मतलब जब 3 मोलर कंसेंट्रेशन है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो ये लैम्डा सी हो गई 3 मोलर के लिए, ये लैम्डा सी हो गई 2 मोलर के लिए, डिफरेंट मतलब गिवन कंसेंट्रेशन पर क्या मोलर कंडक्टिविटी है। इज इट क्लियर। और ये हमारा आपके पास कंसेंट्रेशन है, इधर कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो आप देखो 3 से 2 1 0 की तरफ बढ़ेंगे तो इधर की तरफ आएगा, तो 3 मोलर कंसेंट्रेशन पर 88.83 है ना, 2 मोलर कंसेंट्रेशन जब हुई तो बेटा हमारे पास ये, तो 1 by 1 देखो ये इससे ये ज्यादा है, इससे ये इंक्रीज, तो देखो ये भी तो इंक्रीज कर रहा है। अब देखो आप इसमें अगर यहाँ पे देखोगे ये चीज आएगी, यहाँ पर इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, ये बढ़ेगा नहीं, तो ये 1 by 1 बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू। आगे क्या है कंसेंट्रेशन, इधर ये ग्राफ ऐसे और ऐसे ना होके, मतलब इधर और इधर ना बढ़ के, बल्कि कंसेंट्रेशन तो इस टाइम इधर की तरफ कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो कंसेंट्रेशन ऐसे कम हो रही है, और ऐसे से कंसेंट्रेशन कम हो रही है, तो हमारे पास लैम्डा एम सी कैसे बढ़ रहा है, वो इस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर। चलो बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, तो ये डॉटेड लाइन ही, तो जहां तक आया ये डॉटेड लाइन तो एक्स्ट्रा प्लॉटेशन है, मतलब ये हम कुछ चीज समझाने के लिए एक्स्ट्रा प्लॉट करी है मतलब, ठीक है बेटा। तो रीडिंग तो हमारी यहां तक आ गई। इज इट क्लियर। चलो ऐसे बेटा इन्होंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी डिफरेंट कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाए, उनकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करी, तो वो इस हिसाब से ये जो रीडिंग्स आई, तो हमने 1 2 3 4 5 6 प्लॉट कर दिए, इनको मिला के एक ग्राफ बनाया, और ये उसका एक्स्ट्रा प्लॉटेशन। इज इट क्लियर। तो इस तरीके से ये मतलब डेटा मतलब ग्राफ समझ में आया आप लोगों को क्या है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में वेरिएशन किस हिसाब से आते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, हाँ जी बेटा, तो देखो इस बात को समझाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन जब चेंज हुई तो मोलर कंडक्टिविटी में चेंजेस किस हिसाब से आया और वीक क्या है। तो चलो इसको ये सारी चीज समझाने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। देखो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आप जानते भी हो, और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ाई भी थी। क्या पढ़ाई थी आपको याद करो, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर या मोल्टन स्टेज में। समझ में आया। द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस ऑन मेकिंग द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेज। इज दैट क्लियर। मतलब कहने का मैं ये कह सकता हूं कि जो ज्यादा कंप्लीटली मतलब ज्यादा से ज्यादा, चलो मैं फिर भी 90% मान लेता हूं, ठीक है। मान लो आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे ही पानी मिला, पहले तो क्या है KCl एक सॉलिड कंपाउंड है, आपने उसमें जैसे ही 1 मोलर सोल्यूशन बनाया, मतलब 1 मोल KCl को, सॉलिड KCl को आपने वे करके लिया, ठीक है, और उसमें जैसे ही वाटर ऐड करके उसका 1 लीटर सोल्यूशन बनाया, तो उसके क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो मोस्ट कंप्लीटली आयन डिसोसिएट हो गए होंगे। मैं फिर भी चलो 90% मान लेता हूं कि पहली बार जैसे आपने उसमें एक्वा सोल्यूशन बना 1 मोलर सोल्यूशन बनाया, तो आपका क्या हुआ बेटा, उसमें 90% KCl डिसोसिएट हो गए। क्लियर है पॉइंट। तो रिमेनिंग कितने बचे, अभी भी 10% इलेक्ट्रोलाइट के आयंस, मतलब कंपाउंड सॉल्ट्स है ना, आयन बनने रह गए ना, 90% डिसोसिएट हुए ना, बचे कितने 10%। आगे समझ में। अगर ये क्या है हमारे पास एसिडिक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है कि जो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर या मोल्टन स्टेज में कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, मतलब सारे आयंस डिसोसिएट नहीं होते। क्लियर है पॉइंट। तो मतलब ये मान के चलिए कि एसिटिक एसिड का जो डिसोसिएशन का रेट है वो मान लीजिए 60% है, और क्योंकि वो वीक है तो 60% का मतलब क्या है, अगर मान लो हमने 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के लिए, मान लो वो एक सोल्यूशन है उसमें 100 मॉलिक्यूल्स इसके हैं और 100 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, मतलब दोनों के मोल्स बराबर हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर तो मोल बराबर। ये इसमें जब हमने मान लो सॉलिड लिया और इसके एसिटिक एसिड का 1 मोल लिया, मतलब 60 ग्राम लिया,
आगे समझ में? ऐसे इसका आप करोगे 39 प्लस 35.5 तो कितना हो गया बेटा, है ना? 35 में आप 40 ऐड करो, कितना बन गया 75.5, 1 को डिवाइड कर दो, 74.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया बेटा। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 74.5 ग्राम, और इसका कितना हो गया हमारे पास बेटा 60 ग्राम। तो अगर आपने मान लो जब तक ये सॉलिड स्टेट में और जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूशन बना के 1 लीटर इसका बनाया 1 लीटर इसका बनाया, तो इसके तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एज्यूम वैसे तो 1 मोल है तो 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे, मैंने उनमें से मान लो 100 ले लिए, इधर भी 100 ले लिए, तो मतलब समझ में आया दोनों सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर। इज इट क्लियर? तो यहां 100 में से 90 मतलब 90 डिसोसिएट हो गए पहली बार में आइंस में, मतलब हमने इसके फर्स्ट टाइम जब लिया तो डिसोसिएशन मान लो 100 हमारे पास वो थे, तो 100 में से जब हमने पहली बार एक बार सॉल्यूशन बनाया तभी 90% तो डिसोसिएट हो गए आइंस में, रिमेनिंग कितने बचे केवल 10%, बाकी सब तो आइंस में टूट गए। क्लियर? अब आओ इसमें यही चीज मैं अगर इस पे करूं तो 100% था जब फर्स्ट टाइम एक को सॉल्यूशन बनाया तो 60% डिसोसिएट हुए बेटा। ठीक है, और अगेन जब हमने इसको डाइल्यूट किया तो जो रिमेनिंग है हमारे, वो रिमेनिंग कितने हैं 40%, वो हमारे रिमेनिंग कितने बचे बेटा 40% रिमेनिंग बचे। आ गया? मतलब जो हमारे पास 1 मोलर KCl है और ऐसे हमारे पास 1 मोलर एसिटिक एसिड होगा, तो जब हमने पहली बार सॉल्यूशन बनाया तो KCl में 90% तो आयन बन चुके हैं, केवल 10% KCl आयन बनने को बचे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारे पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है 1 मोलर हमारे पास बेटा, देखो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, ठीक, अगर मैं ये बात करूं इसकी, ठीक है, ये मेरे पास 1 मोलर CH3CHO है, तो जब हमने पहली बार बनाया तो 60% तो बेटा डिसोसिएट आइंस में हो चुके हैं और 40% क्या है अभी रिमेनिंग है। समझ में आ गया? इतनी चीज, ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट थोड़ी होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पहली बार जब पानी मिलाया सॉल्यूशन बनाया पहली बार, अभी मैं ऑन डाइल्यूशन पे नहीं जा रहा हूं। देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन, मैं अभी पहले इलेक्ट्रोलाइट की पहली बार सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का फर्स्ट टाइम सॉल्वेंट वाटर ऐड करके सॉल्यूशन बनाऊंगा तो इसके 90% तो बेटा डिसोसिएट हो चुके, 10% रिमेनिंग है, केवल 10% जो कंपाउंड KCl है बेटा वो रिमेनिंग है, इसमें 40% रिमेनिंग है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि अब जो अगर मैं इसमें दोबारा 1 लीटर पानी मिला दूं और इसमें भी दोबारा 1 लीटर पानी मिला दूं, तो जो इसके बचे हुए कंपाउंड सॉल्ट्स हैं वही तो जो आयन बनने से बच गए हैं, दोबारा पानी मिलाने पर उनके बीच का ही तो इंटर आयनिक फोर्स कम टूटेगा और उनका ही इंटर आयनिक फोर्स रुके, वो आयन फ्री होंगे, मोबिल होंगे, तो वो कितने बचे हैं केवल 10%, और 10 का 90% करोगे तो 10 में से 9 फिर डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जब हमने अगेन डाइल्यूशन किया तब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तो केवल 9 मॉलिक आयंस जो थे, मतलब 9 सॉल्ट्स के जो कंपाउंड है वो आयंस में डिसोसिएट हुए, क्योंकि 90% तो पहले ही हो चुका है, 100 में से 90 तो पहले ही हो चुके हैं, केवल 10 मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग बचे हैं आयन बनने के लिए। तो जब आप उसको अगेन डाइल्यूट करोगे, अगेन पानी मिलाओगे, और हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि अगेन पानी डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, आयंस के बीच का इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, क्या इंटर आयनिक फोर्स कम होता है, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स तो उन्हीं का कम होगा ना जिनमें बचा है। बचे कितने हैं 10%, तो 10 का फिर 90 कर दो तो 10 में से 9 हो गए। तो अगेन डाइल्यूशन पे इसके तो 9 मॉलिक्यूल आयंस में डिसोसिएट हुए। अब वो बात यहां पर पहली बार सॉल्यूशन बनाने पे 60 हो गए, 40 बचे, 40% रिमेनिंग बचे हुए हैं। अब जब इसको आप अगेन डाइल्यूट कर रहे हो, जैसे आपने इसको अगेन डाइल्यूट करा तो 10 में से 10 ही बचे थे, 10 में से 90% हो गए, 9 मॉलिक्यूल हुए। यहां पे 40 बचे हुए हैं बेटा, 40% रिमेनिंग है, और 40% रिमेनिंग का फिर से, क्योंकि इसका डिसोसिएशन रेट क्या है 60%, आप 40% जो बचे हुए, मतलब 40 मॉलिक्यूल बचे हुए हैं उसका 60% निकालोगे तो कितने हो गए 24 मॉलिक्यूल। तो अगेन पानी मिलाने पर इसके तो बचे हुए 40 मॉलिक्यूल्स में से फिर 60% के रेट के अकॉर्डिंग, है ना, 24 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, बाकी बच गए। तो आप बताओ अगेन डाइल्यूशन पे इसके तो बचे 10 ही थे, 10 में से 9 डिसोसिएट हुए, इसके बचे 40 थे, 40 में से 24 डिसोसिएट हुए। तो नंबर ऑफ आयंस अगेन डिसोसिएशन पे कहां ज्यादा प्रोड्यूस हुए, यहां 9 मॉलिक्यूल आयंस में टूटे अगेन डाइल्यूशन पर, यहां 40 के 24 मॉलिक्यूल या 9 मॉलिक्यूल्स आयन में टूटे, या 24 मॉलिक्यूल्स आयंस बना रहे हैं। तो सेकंड टाइम मतलब अगेन डाइल्यूट करने पर
कहाँ नंबर ऑफ आपके बेटा आयन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, वीक में कि स्ट्रांग में? वीक में, क्योंकि 20 अगेन पहली देखो जब हमने पहली बार सॉल्यूशन बनाया, पहली बार जब सॉलिड से हमने पहली बार सॉल्यूशन बनाया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 90% आयन में टूटे, 90% ये टूटे, 60% ये टूटे। तो जब पहली बार सॉल्यूशन बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, वहां इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जब पहली बार पानी मिलाते हैं तो वो ज्यादा आयन बनाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहली बार जब पानी मिलाते हैं तो वो लेस, क्योंकि उसका डिसोसिएशन रेट कम है। लेकिन अब हमारे पास दोनों का सोल्यूशन है जिसमें 10% मॉलिक्यूल बचे हैं आयन में बनने के लिए स्ट्रॉन्ग में, वीक में 40% बचे हुए हैं। तो 40 का 60% 24 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए आयंस में, और यहां पर अगेन डाइल्यूशन करने पे 10 के 90% हुए, बट हुए 9। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस यहाँ 9 मॉलिक्यूल के टूटेंगे, यहाँ 24 मॉलिक्यूल के टूटेंगे। नंबर ऑफ आयंस कहां ज्यादा प्रोड्यूस हुए, आप खुद सोचो बेटा। तो नंबर ऑफ आयंस अगेन डाइल्यूशन में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादा प्रोड्यूस हुए। तो देखो दो चीजें हैं, पहली बार जब हम डाइल्यूशन मतलब पहली बार जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो कंडक्टिविटी किसकी जाते होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, समझ में। लेकिन जैसे जैसे हम अगेन पानी मिलाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज किसकी होगी, रैपिडली इंक्रीज किसकी होगी, वीक की। आगे समझ में, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बच्चे कहते हैं वीक की कंडक्टिविटी ज्यादा कैसे हो गई? अरे एक बार सॉल्यूशन बन चुका है, ये उसके बाद की कंडक्टिविटी है। आगे समझ में बेटा। चलो अब देखो इस चीज को ग्राफ से भी आप समझ सकते हो। आप देख रहे हो जैसे ये पहली बार का सॉल्यूशन है, अभी 90% था, डिसोसिएट हो चुका। अगेन में बचे ही कम है, तो बेटा बचे कम है तो कम ही कम कंडक्टिविटी में आएगा डिफरेंस। तो देखो जब बचे ही 10 है तो 10 के 9 हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, देखो शुरुआत में ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका तो डिफरेंस क्या है, कम है, आप देख रहे हो। लेकिन जैसे ही अगेन डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये डिफरेंस देख रहे हो आप, कितना बढ़ता जा रहा है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन पर, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक सॉल्यूशन है और उसको बार बार डाइल्यूट करोगे, समझ में, क्योंकि देखो एक बार आने के बाद इसके पास 10 का 90% 9, एक बचा। अब एक को एक बार पानी और मिलाओगे वो भी टूट जाएगा। तो इसका तो आगे ऑन डाइल्यूशन करते करते क्या होगा, ये तो 100% डिसोसिएट हो गया। तो अब आयन ही नहीं, वो बचे हुए हैं, पानी मिलाओगे तो उसके आयन बनेंगे, ये सारे टूट चुके हैं। तो अगेन डाइल्यूशन पर क्या होता है, जितनी बार डाइल्यूट करते जाओगे आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा बढ़ती है, इंक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में, क्योंकि ये तो जितने बचे ही नहीं है, वो बचे हैं तो डिसोसिएट हो रहे हैं, क्योंकि भाई कंडक्टिविटी तो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। आगे समझ में, इस तरीके से बेटा। तो ये और देखो ये क्या चीज बताई जा रही है कि ये तो मान लो सारा हो गया, लेकिन मान लो कितना भी करो आप डाइल्यूट, है ना, 100% तो नहीं होता, 99% तक हो जाता है 99, लेकिन अगर हमने एज्यूम किया कि अगर ये 100% और पानी मिलाएंगे, है ना, हमने तो यही इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो वर्ड है ना बेटा, इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने इतना पानी मिला दिया, पानी मिलाते गए कि उसके सारे के सारे जो कंपाउंड है, सॉल्ट्स हैं, वो आयन में डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, यही चीज बढ़ते हुए जब देखो कंसेंट्रेशन, जब ये क्या हो जाएगी, जितना ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो उतनी कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यहाँ कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0, और जहां कंसेंट्रेशन 0 वहां डाइल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन, मिनिमम डाइल्यूशन और कंसेंट्रेशन एक दूसरे के इनवर्सली होती है। तो अगर आप पानी मिलाते जा रहे हो बेटा तो कंसेंट्रेशन कम होती जा रही है, तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, देखो ये है ना, और डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा पानी मिलाते मिलाते मैक्सिमम डाइल्यूशन पर कि हमारा 100% जो सॉल्ट है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा इसी चीज को, ये ग्राफ जो एक्स्ट्रा फ्लोटेशन है, ये इसी बात को दिखाता है कि हम मैक्सिमम डाइल्यूशन जब कर देंगे, और उस मैक्सिमम डाइल्यूशन को वर्ड दिया गया लैम्डा एम इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बेटा, उसको या तो लैम्डा एम ऊपर इनफाइनाइट के सिंबल से करते हैं, या लैम्डा एम 0 से करते हैं। 0 का मतलब वो मोलर कंडक्टिविटी जो 0 कंसेंट्रेशन पर है, या 0 कंसेंट्रेशन का मतलब क्या, डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया। तो वो मोलर कंडक्टिविटी, ये जो एक्स्ट्रा फ्लोटेशन करके अगर हम इसको वाई एक्सिस पर ले आए बेटा ग्राफ को, ठीक है नहीं, तो ये पॉइंट जो है ये किस बात को शो कर रहा है, इस लाइन पे सब मोलर कंडक्टिविटी है, 1 कंसेंट्रेशन पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे करके। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन या 0 कंसेंट्रेशन पर क्या मोलर कंडक्टिविटी है आगे, अब वो कहलाती है लैम्डा एम इंफिनिटी या लैम्डा एम 0। इज इट क्लियर? तो ये एक्स्ट्रा। और अब आप देखो वीक में जाओ, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कभी कंप्लीटली डिसोसिएट होता ही नहीं है, और जब बेटा कंप्लीटली डिसोसिएट होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग तो हो जाता है।
आप इसमें कितना ही पानी मिलाते जाओ, ये ग्राफ कभी बेटा इस लाइन को रीच करेगा ही नहीं। आगे पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर रीच ही नहीं करेगा। तो हम बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लैम्डा एम नॉट है, मतलब जीरो कंसेंट्रेशन पर, भाई देखो कितना ही पानी मिला तो वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो हम यहाँ कैसे होता है, एक्स्ट्रा फ्लोटेशन के बावजूद भी ये लाइन इस लाइन को टच नहीं करेगी वाई एक्सिस को। मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मतलब लैम्डा एम जो सी है, मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी और लैम्डा एम नॉट, मतलब मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन और मोलर कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बता सकते प्रैक्टिकली। आगे पॉइंट समझ में? तो ये ग्राफ शो कर रहे हैं बेटा, आप ही बताओ ये लाइन इसको मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम, और इसी का देखो एक लैम्डा एम नॉट होती है, लैम्डा एम इंफिनिटी, तो इसका नाम और डाला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिट क्या होती है, जिससे आगे और ना बढ़ सके। तो आप बताओ आप कितने पानी मिला दो, एक बार एक स्टेज ऐसी आ गई, इस 100% जब आयन डिसोसिएट हो गए, वो यहाँ रीच कर गई, समझ आया, ये कंसेंट्रेशन यहाँ रीच कर गई बेटा, वो सॉरी लैम्डा एम सी मोलर कंडक्टिविटी यहाँ रीच कर गई। अब आप पानी मिलाते जाओ, उसमें आयन बचे ही नहीं, मतलब ऐसे कंपाउंड बने ही नहीं जो आयन में टूट सके, सारे टूट चुके हैं। तो पानी कितना ही बढ़ाते जाओ, लेकिन अब तो मोलर कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी ना, लिमिट लग गई ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो लैम्डा एम इंफिनिटी होता है या लैम्डा एम जीरो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आपसे पूछा जाए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, तो आप क्या बोलोगे, वो मोलर कंडक्टिविटी जो जीरो कंसेंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और स्ट्रॉन्ग की तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम बता सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम नहीं बता सकते। आपसे ये बोर्ड के क्वेश्चन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती या क्यों नहीं बता पाते हम, तो आपका जवाब होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्लियर है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो बेटा हम कितना भी उसको डाइल्यूट कर दें, वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कितना भी डाइल्यूट कर दें, हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी कर दें, तब भी उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो है बेटा इस लाइन पर नहीं पहुंचती, वाई एक्सिस पर। मतलब वो वाई एक्सिस पे रीच नहीं कर रही, तो उस पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, एट जीरो कंसेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और जहां पूरी तरह डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो जब वो पूरी तरह डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे बता सकते हैं। समझा, ये बोर्ड के क्वेश्चन है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्यों नहीं बता सकते या क्यों नहीं होती है, और स्ट्रॉन्ग की क्यों बता सकते हैं हम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन करने पर 100% डिसोसिएट हो जाता है, और 100% डिसोसिएशन पर या जीरो कंसेंट्रेशन पर या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट ही नहीं होता, इसलिए हम उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता सकते। समझ में आया, एक शॉर्ट में आंसर। तो ये समझ में आया आपको, क्लियर है। मैंने एक वैसे नॉन साइंस से 100%, 90%, 60-40 करके बताने की कोशिश करी है, क्योंकि ये एकदम समझ में नहीं आती। और इसी चीज को बेटा डिफाइन करने के लिए कि देखो जो होकल-डेबाई की जो इक्वेशन है, वो क्या बताती है, वो एक गिवन कंसेंट्रेशन पे, जैसे मान लो 3 मोलर, 2 मोलर, 1 मोलर पे क्या मोलर कंडक्टिविटी है, और एक हम उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दें और उसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, उसके बीच का रिलेशन ही है। उसने यही बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, इसीलिए होकल-डेबाई रूल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई होता है, यहाँ अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट ही नहीं हुआ, और जब वो 100% डिसोसिएट ही नहीं हुआ, तो हम उसकी कैसे बता पाएंगे। तो इसलिए रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन। तो ये दोनों तो ये हो गए, और ए क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है बेटा, वो गिवन कंसेंट्रेशन है जो आप चेंज कर रहे हो। इज इट क्लियर। तो इसका ये कैसे आया कैसे नहीं आया ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस होकल-डेबाई इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप ये ग्राफ बता पाओ। और ये पेपर का, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझा नहीं आपको, इसमें जो पॉइंट्स में नहीं है आप क्वेरी में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये बहुत आता है, बहुत, मतलब इस चैप्टर का अभी तक का अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा रिपीटिंग टॉपिक जो है वो यही है। और इसमें देखो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, क्या हुई कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं बता पाएंगे प्रैक्टिकली, समझ में आया, हम इससे भी नहीं बता पा रहे, तो फिर कैसे बताएंगे फिर। तो उसे निकालने के लिए कॉलराश ने एक रूल बनाया जिसको कॉलराश लॉ बोलते हैं। वो इसी की हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की हेल्प से उन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताई, क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो प्रैक्टिकली हम केवल स्ट्रॉन्ग की बता सकते हैं, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होता है आइंस में, ये होता ही नहीं है, तो हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे बताएं प्रैक्टिकली। तो होकल ने, कॉलराश ने
एक लॉ बनाया जिसमें हम मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बेसिस पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बता सकते हैं। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, कुछ प्रॉब्लम आए तो क्वेरी में पूछना। ठीक है, थैंक यू।